जरा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं एक ऐसी विशाल दीवार की जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई ईंट या पत्थर की बेजान दीवार नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसी दीवार है जो बाकायदा सांस लेती है। मतलब इसके अंदर घने जंगल पनपते हैं, नदियां धड़कती हैं और देखा जाए तो ये पूरे उपमहाद्वीप के मौसम से लेकर उसके इतिहास तक को कंट्रोल करती है। सही कहा। जब भी हम किसी विशाल भौगोलिक संरचना को करीब से देखते हैं ना, तो समझ आता है कि वो सिर्फ चट्टानों का एक ढेर नहीं है, वो असल में पूरी सभ्यता की एक धुरी होती है। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी धुरी यानी सतपुड़ा पर्वतमाला के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाले हैं। हमारे सामने JS 71 क्लासेस के बेहतरीन रिसर्च नोट्स और माइंड मैप्स हैं। हाँ, और ये नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रक्चर्ड हैं। तो हमारा मकसद यहाँ सिर्फ रटे रटाए फैक्ट्स बताना नहीं है। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस प्राकृतिक खजाने को समझना आसान बनाना है। सही बात है। किसी भी जटिल जानकारी को रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बस इस डिस्कशन को सुनते सुनते सारा विज्ञान लॉजिकली याद हो जाएगा। तो चलिए इस रोमांचक चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं पढ़ रही थी कि किसी भी इमारत या पहाड़ को समझने के लिए सबसे पहले उसके बेस या फाउंडेशन को देखना होता है ना? बिल्कुल, सबसे बेसिक चीज वही है। तो नोट्स बताते हैं कि सतपुड़ा का विस्तार गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक है। मतलब ये पूरे 4 राज्यों में फैला हुआ है। हाँ, 4 राज्य। और इसकी बनावट सच में बहुत दिलचस्प है। वही तो, इसे गोंडवाना तलछटी क्रम से बना एक ब्लॉक माउंटेन बताया गया है, जिसमें सबसे नीचे ग्रेनाइट का बेसमेंट है, फिर बीच में कोयले की परतें और सबसे ऊपर बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन है। पर मुझे यहाँ एक चीज थोड़ी अजीब लगी। मतलब पहाड़ के अंदर कोयला कैसे पहुंचा? यही वो जगह है जहां भूगोल और इतिहास आपस में टकराते हैं। देखिए, कोयला असल में उन घने और प्राचीन जंगलों का अवशेष है जो लाखों साल पहले इस इलाके में हुआ करते थे। अच्छा। तो वो जंगल जमीन के नीचे कैसे चले गए? जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में भारी उथल-पुथल हुई ना, तो वे विशाल जंगल जमीन के नीचे दब गए और फिर समय के साथ भारी दबाव और गर्मी से वही जंगल कोयले के भंडार में बदल गए। अरे वाह! तो जो कोयला आज निकाला जाता है वो कभी यहाँ का हरा भरा जंगल था? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। बिल्कुल। और उसके ऊपर जो बलुआ पत्थर की परत है, वही आज सतपुड़ा की उन खास चोटियों का निर्माण करती है जो हमें दूर से दिखाई देती हैं। लेकिन सतपुड़ा की सबसे बड़ी खासियत इसकी ब्लॉक संरचना है। हाँ, विंध्याचल पर्वतमाला भी तो इसी के समानांतर चलती है, लेकिन नोट्स में एक साफ अंतर दिया गया है। हाँ, वो डिफरेंस बहुत क्रूशल है एग्जाम्स के लिए। विंध्याचल को बात और फोल्ड दोनों का मिश्रण बताया गया है, जबकि सतपुड़ा को एक शुद्ध ब्लॉक माउंटेन जिसे हॉर्स्ट कहते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं समझाता हूँ। पहाड़ तो अमूमन 2 प्लेटों के टकराने और जमीन के सिकुड़कर ऊपर उठने से बनते हैं ना, जैसे हिमालय बना था। फिर ये बिना सिकुड़े या बिना फोल्ड हुए सीधा ब्लॉक की तरह कैसे बन गया? इसे समझने के लिए जमीन के टकराने के बजाय जमीन के खिंचने की कल्पना करनी होगी। मतलब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा सिर्फ टकराती नहीं है। अच्छा, वो एक दूसरे से दूर भी जाती हैं? एकदम सही। जब मध्य भारत में ऐसा हुआ तो जमीन में भारी दरारें पड़ गईं और 2 बड़े हिस्से नीचे की तरफ धंस गए। रुकिए, अगर 2 हिस्से नीचे धंस गए तो बीच का हिस्सा वहीं का वहीं रहा? बिल्कुल, वो अपनी जगह पर टिका रहा। ओह, मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत बड़ी इमारत में एक लिफ्ट फंसी हो, अगल बगल के फर्श नीचे तहखाने में गिर गए, लेकिन वो लिफ्ट वाली जगह वहीं डटी रही। क्या कमाल का एनालॉजी दिया है आपने, एकदम परफेक्ट। तो वो आसपास की खाइयों के मुकाबले एक उठे हुए ब्लॉक या पहाड़ जैसी दिखने लगी। हाँ, और वो जो 2 खाइयां नीचे धंसी, वे असल में नर्मदा और ताप्ती नदियों की रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटियां हैं। अच्छा, तो नर्मदा घाटी उत्तर में है और ताप्ती दक्षिण में। सही। इन दोनों गहरी घाटियों के बीच जो ठोस जमीन का हिस्सा ऊपर उठा हुआ रह गया, वही सतपुड़ा है। इसी शुद्ध ब्लॉक संरचना को भूगोल में हॉर्स्ट कहा जाता है। और विंध्याचल के मामले में? विंध्याचल में नर्मदा के उत्तर में दबाव और खिंचाव दोनों का असर पड़ा था, इसलिए वहां फोल्डिंग भी दिखती है। तो ये पूरी कहानी जमीन के दरकने और एक विशाल हिस्से के सीधे खड़े रह जाने की है। अब मुझे ये बात समझ आती है कि इसी खड़ी ढलान और बलुआ पत्थर की परत ने सतपुड़ा की चोटियों को आकार दिया है। बिल्कुल, और वो चोटियां बहुत खास हैं।
हाँ, नोट्स में लिखा है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो 1352 मीटर ऊंची है, वो महादेव पहाड़ियों में पचमढ़ी के पास स्थित है। पचमढ़ी, जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। जी। और वहां सैंडस्टोन पर सूर्यास्त के नज़ारे को बहुत खास बताया गया है। देखिए, बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन की एक रासायनिक खूबी होती है, वो शाम की ढलती रोशनी को बहुत गहराई से रिफ्लेक्ट करता है। तो धूपगढ़ सबसे ऊंचाई पर होने की वजह से हाँ, वहां से दिखने वाला क्षितिज बहुत विशाल हो जाता है, और जब सूरज की लाल किरणें इस पत्थर पे पड़ती हैं तो पूरा पहाड़ सच में सोने की तरह चमकने लगता है। क्या बात है। लेकिन जो पहाड़ इतना ऊंचा है, वो जाहिर तौर पर पानी के बहाव को भी तो कंट्रोल करेगा। बिल्कुल करेगा, और यहीं से कहानी शुरू होती है जीवनदायिनी नदियों की। हाँ, इस लिफ्ट जैसी संरचना के दोनों तरफ जो खाइयां बनी, उन्हीं में नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। नर्मदा उत्तर में अमरकंटक से निकलती है, जिसे तीर्थराज कहते हैं, और ताप्ती दक्षिण में 749 मीटर की ऊंचाई वाले मुल्ताई से निकलती है। दोनों नदियां अरब सागर में जाके गिरती हैं, पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? मतलब जो भी भारत का भूगोल थोड़ा बहुत भी समझता है, उसे पता है कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत का सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। हाँ, बंगाल की खाड़ी की तरफ। गोदावरी हो, कृष्णा हो या कावेरी, सब वहीं जाती हैं। तो फिर ये दोनों नदियां उल्टी दिशा में, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर कैसे बह रही हैं? क्या ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को चुनौती दे रही हैं? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी का नियम तो नहीं टूट रहा है, बस नियम के लागू होने का स्केल बदल गया है। स्केल बदल गया है मतलब? देखिए, मुख्य भूमि का ढलान बेशक पूर्व की ओर है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि नर्मदा और ताप्ती सामान्य जमीन की सतह पर नहीं बह रही हैं। अच्छा। वो उन गहरी खाइयों में बह रही हैं जिनकी हमने अभी बात की, रिफ्ट वैली। बिल्कुल। इसे एक विशाल वाटर स्लाइड की तरह देखा जा सकता है। जब जमीन नीचे धसी और दरारें बनी, तो उन खाइयों का अपना खुद का एक अलग ढलान बन गया। और वो ढलान पश्चिम की ओर था। एकदम सही, अरब सागर की दिशा में। तो जब इन नदियों का पानी उन खाइयों में गिरता है, तो उसे बाहर के जमीन के ढलान से कोई मतलब नहीं होता। ओह, वो तो बस उस गहरी खाई के पश्चिम की ओर जाने वाले ढलान के साथ साथ बहने लगता है। ये तो प्रकृति की एक गजब की इंजीनियरिंग है। हाँ, पहाड़ सिर्फ जमीन को बांट नहीं रहा है, वो एक विशाल दीवार बनकर पानी को विपरीत दिशा में धकेल रहा है। और इसी पानी और ब्लॉक संरचना ने मिलकर जिस चीज को जन्म दिया है, नोट्स में उसे द ग्रीन कैनवस कहा गया है। मैं पढ़ रही थी कि ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक पूरा इवोल्यूशनरी इकोसिस्टम है। बहुत ही रिच इकोसिस्टम है। यहाँ निचले मैदानों में सागौन या टीक के पेड़ मिलते हैं, जो दक्षिण उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है, पठारी क्षेत्रों में साल के पेड़ मिलने लगते हैं। और वन्यजीवों में तो पूरी एक हायरार्की दिखती है। हाँ, बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्ते जैसे शीर्ष शिकारी, फिर गौर, चीतल और सांभर जैसे शाकाहारी जीव। देखिए, यहाँ सागौन और साल के पेड़ों का एक ही पर्वतमाला में मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी भौगोलिक घटना की तरफ इशारा करता है। वो कैसे? सागौन आमतौर पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत के जंगलों की पहचान है, जबकि साल के पेड़ पूर्वी और मध्य भारत के जंगलों में ज्यादा होते हैं। तो सतपुड़ा वो मिलन बिंदु है जहाँ ये दोनों अलग अलग वनस्पतियां एक साथ पनप पाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की घाटियां और चोटियां अलग अलग तरह का तापमान और नमी प्रदान करती हैं। इस मिलन बिंदु वाली बात से मुझे वो सबसे हैरान करने वाला तथ्य याद आ रहा है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। आप जेनेटिक ब्रिज की बात कर रही है ना? हाँ, इस इकोसिस्टम को एक जेनेटिक ब्रिज यानी आनुवांशिक पुल कहा जाता है। यहाँ 26 हिमालयी प्रजातियां और 42 नीलगिरी प्रजातियां एक ही जगह मौजूद हैं। और ये कोई आम बात नहीं है। इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल जैसी दुर्लभ प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। अब ये बात थोड़ी पचती नहीं है। हिमालय तो यहाँ से हजारों किलोमीटर उत्तर में है, जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। सही बात है। और नीलगिरी हजारों किलोमीटर दक्षिण में। इन दोनों अलग अलग दुनियाओं के जानवर मध्य भारत के इस एक पहाड़ पर कैसे पहुंच गए? इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। आइस एज या हेम्योक के दौर में। अच्छा, आइस एज में? हाँ, जब धरती का तापमान बहुत तेजी से गिर रहा था और मौसम बदल रहे थे, तब उत्तर में हिमालय के जीवों और पौधों को जिंदा रहने के लिए गर्म स्थानों की तलाश में दक्षिण की ओर पलायन करना पड़ा। इसी तरह जब मौसम चक्र में अन्य बड़े बदलाव आए, तो दक्षिण की नीलगिरी प्रजातियां भी अनुकूल मौसम की तलाश में उत्तर की ओर खिसकने लगी। तो क्या सतपुड़ा उनके रास्ते में एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया? यही हुआ था।
उत्तर से आने वाली प्रजातियों को और दक्षिण से आने वाली प्रजातियों को इस पर्वतमाला की गहरी घाटियों और ठंडी चोटियों में वो आदर्श माहौल मिल गया जो वे ढूंढ रहे थे। मतलब नर्मदा की घाटी ने नमी दी और महादेव पहाड़ियों की ऊंचाई ने उन्हें वो ठंडक दी जो हिमालय जैसी तो नहीं, लेकिन उनके जिंदा रहने के लिए काफी थी। बिल्कुल सही। इसलिए ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक इवोल्यूशनरी ब्रिज है। ये वो जगह है जहां उत्तर और दक्षिण की प्रकृति ने हाथ मिलाया और फिर कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये एक विशाल हाईवे इंटरसेक्शन जैसा है जहां उत्तर और दक्षिण से आ रही गाड़ियां मिलती हैं और फिर वहीं बस जाती हैं। और वो उड़ने वाली विशाल गिलहरी का यहाँ होना इसी अनोखे इकोसिस्टम का सबूत है। उसे इतने ऊंचे पेड़ और घने कैनवास मिले जहां वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आसानी से छलांग लगा सके। अब जहां इतनी अनोखी प्रकृति होगी वहां मानव इतिहास का जुड़ना तो तय है। जाहिर सी बात है। नोट्स में इसके संरक्षण यानी कंजर्वेशन के सफर के कुछ बहुत दिलचस्प माइलस्टोन्स दिए गए हैं। 1857 में कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने पचमढ़ी की खोज की जी। फिर 1859 में बोरी रिजर्व बना जो भारत का सबसे पहला रिजर्व जंगल था, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट। इसके बाद 1981 में सतपुड़ा नेशनल पार्क बना। 1999 में पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना और 2021 में इसे यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में डाल दिया गया। ये बहुत ही शानदार सफर रहा है। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। 1859 का साल, ये वो दौर था जब 1857 की क्रांति के ठीक बाद ब्रिटिश हुकूमत भारत पर अपना शिकंजा कस रही थी। बिल्कुल। तो क्या उस वक्त अंग्रेज सच में पर्यावरण या उड़ने वाली गिलहरियों को बचाने की सोच रहे थे, या इसके पीछे कोई और व्यापारिक कारण था? ये बहुत ही पैनी नजर से उठाया गया सवाल है। असल में ब्रिटिश सरकार का पर्यावरण प्रेम से कोई लेना देना नहीं था। मुझे भी यही लग रहा था। उस दौर में भारत में रेलवे का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा था। रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए पटरियों के नीचे लकड़ी के स्लीपर लगाए जाते थे। अच्छा। इसके लिए उन्हें ऐसी लकड़ी चाहिए थी जो बेहद मजबूत हो, भारी हो और जिस पर दीमक या मौसम का जल्दी असर न पड़े। और अभी हमने बात की कि सतपुड़ा के निचले हिस्से में बेहतरीन सागौन और ऊंचाई पर साल के जंगल भरे पड़े हैं। बिल्कुल। अंग्रेजों ने देखा कि बोरी रिजर्व के आसपास का इलाका उत्तम गुणवत्ता वाले सागौन से भरा है। उन्हें डर सताने लगा कि अगर स्थानीय ठेकेदार और लोग ऐसे ही लकड़ी काटते रहे तो ब्रिटिश रेलवे के लिए लकड़ी कम पड़ जाएगी। तो अपनी इसी कमर्शियल सप्लाई को बचाने के लिए उन्होंने उस जंगल को रिजर्व घोषित कर दिया। जी हाँ, इसका मतलब था कि बिना ब्रिटिश सरकार की परमिशन के वहां से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता, जिसने अनजाने में भारत के पहले रिजर्व को जन्म दिया। मतलब भारत का पहला संरक्षित जंगल असल में प्रकृति को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों के लालच और रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए बना था। ये एक ऐसी जानकारी है जो इतिहास की किताबों के पन्नों में अक्सर छुप जाती है। सही कहा। और धीरे धीरे यही जंगल पर्यटन और आदिवासियों की संस्कृति का केंद्र भी बना। पर्यटन के लिहाज से देखें तो आज पचमढ़ी में प्राचीन पांडव गुफाएं हैं, देनवा नदी पर बोट सफारी होती है जहां मगरमच्छ देखे जा सकते हैं, अमरकंटक में मंदिर है। हाँ, और विदर्भ का इकलौता हिल स्टेशन चिखलदरा भी इसी का हिस्सा है। सबसे अहम बात, गोंड, कोरकू और भारिया जैसी जनजातियां सदियों से इन जंगलों के साथ एक गहरा तालमेल बिठाकर रह रही हैं। अंग्रेजों के आने से पहले से ये जनजातियां ही इस जंगल की असली संरक्षक रही हैं। ये सफर सच में एक साधारण पहाड़ की चढ़ाई से कहीं ज्यादा रहा है। हमने भूगोल, विज्ञान, विकासवाद और इतिहास सब कुछ एक ही जगह देख लिया। बिल्कुल। अब क्योंकि इस पूरी चर्चा का एक बड़ा मकसद ये सुनिश्चित करना भी है कि ये अहम जानकारी हमेशा के लिए दिमाग में दर्ज हो जाए, तो चलिए इस पूरी बातचीत का एक क्विक माइंड मैप रीकैप करते हैं। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो मैं रैपिड फायर अंदाज में पूछता हूँ। चलिए। अगर दिमाग में ये सवाल आए कि इस पूरी पर्वतमाला का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, तो तस्वीर बननी चाहिए धूपगढ़ की, जो 1352 मीटर की ऊंचाई पर है। करेक्ट। और पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां, वो तो अपनी वाटर स्लाइड वाली नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। भारत का पहला रिजर्व जंगल 1859 का बोरी रिजर्व, जो रेलवे की लकड़ी के लालच में बना था। और वो अनोखा जीव जो जेनेटिक ब्रिज का हिस्सा है, इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल। परफेक्ट। इस पूरे ताने बाने को समझने के बाद मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर धरती की उन टेक्टोनिक प्लेट्स में
वो हलचल कभी होती ही नहीं। अगर जमीन कभी धंसती नहीं और सतपुड़ा का वो ब्लॉक कभी ऊपर उठता ही नहीं। हाँ, तो क्या होता? शायद मध्य भारत एक सपाट मैदान होता, न वो गहरी खाइयां होती, न नदियां पश्चिम की ओर बहती, और न ही उत्तर और दक्षिण भारत के जीवों को कोई ऐसा पुल मिल पाता। मतलब ये कि इस उपमहाद्वीप का पूरा मौसम और मानव इतिहास ही कुछ और होता। बिल्कुल। भूगोल सिर्फ जमीन पर लकीरें नहीं खींचता, वो पूरी सभ्यता की नियति तय करता है। ये वाकई में एक ऐसा विचार है जो दुनिया के नक्शे को देखने का नजरिया ही बदल देता है। जब तथ्यों के पीछे छिपे इन कारणों को समझ लिया जाता है तो किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं बचती। ज्ञान अपने आप समझ का हिस्सा बन जाता है। एकदम सही बात है। इसी अद्भुत विचार के साथ JS71 क्लासेस के नोट्स पर आधारित आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। अगली बार एक नए विषय और उसकी गहराइयों के साथ फिर से नई परतों को खोलेंगे। तब तक के लिए एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं। आसपास छिपे हुए विज्ञान और भूगोल पर नजर बनाए रखना ही असली सीखने का तरीका है।